नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। तो संप्रेषण सिद्धांत क्या है उसको व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर उसी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई.ए. रिचर्ड्स आधुनिक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख आलोचक हैं। उन्होंने काव्य को भावों के संप्रेषण के रूप में देखा। उनके अनुसार कविता केवल सौंदर्य या अलंकार का विषय नहीं, बल्कि कवि और पाठक के बीच भावनाओं का आदान प्रदान है। तो रिसर्च का कहने का तात्पर्य था कि जो हमारे भाव हैं, कवि के भाव हैं, उसी के माध्यम से कविता क्या होती है, निर्मित होती है। कविता को एक सुंदर रूप दिया जा सकता है। अगला है संप्रेषण का अर्थ। तो अर्थ से तात्पर्य क्या है? तो संप्रेषण का अर्थ है कवि के मन में उत्पन्न भावों, विचारों और अनुभूतियों का भाषा के माध्यम से पाठक तक पहुंचना। तो संप्रेषण का अर्थ है जो कवि के मन के उत्पन्न भाव हैं, विचार हैं, वो जो सुनने वाला है पाठक के मन तक अच्छे से पहुंच जाए। यदि पाठक में वही या समान भाव उत्पन्न हो जाएं तो संप्रेषण सफल माना जाता है। तो आई.ए. रिसर्च का कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण यदि जो पाठक सुनने वाला है उसके मन में समान भाव उत्पन्न हो जाए तो संप्रेषण क्या हो जाता है, एक रूप से सफल माना जा सकता है। अगला है संप्रेषण के सिद्धांत के मुख्य तत्व। तो संप्रेषण के जो सिद्धांत हैं उनके मुख्य रूप से क्या तत्व हैं? आई.ए. रिसर्च के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया में 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें पहला है कवि, कविता, पाठक और प्रभाव। तो संप्रेषण के जो 4 मुख्य तत्व हैं वो हैं कवि, कविता, पाठक और प्रभाव। अगर ये इन चारों के संतुलन से ही कविता क्या बनेगी, प्रभावशाली बनेगी। आगे भावों की भूमिका। तो मन में जो भाव उठ रहे हैं उनमें उनकी क्या भूमिका है? रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य भावों को संतुलित करना, पाठक के मानसिक तनाव को शांत करना, जीवन के प्रति समन्वय उत्पन्न करना। तो रिचर्ड्स के अनुसार क्या है, भावनाओं को क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है। यही क्या है, एक संप्रेषण कहा जा सकता है इसे। आगे बात करते हैं, आई.ए. रिसर्च ने जो कविता को समझने के लिए जो मन के भाव बताए हैं किस हिसाब तरीके से। तो जैसे कवि के मनः स्थिति, सामाजिक परिवेश, भाव भूमि, सबका ध्यान रखना आवश्यक है। तो अगर कोई कवि कोई कविता कर रहा है, कविता को लिख रहा है, तो उसने क्या सामाजिक परिवेश को भी देखना है, भाव भूमि को भी देखना है। इन सभी तत्वों को देखते हुए वो कविता लिखेगा, जिससे कि पाठक को वो भावानुकूल लगे। आगे बात करते हैं सिद्धांत का क्या महत्व है। तो इसमें जैसे कविता को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास, पाठक को काव्य आस्वाद से में सक्रिय भूमिका, आधुनिक आलोचना की मजबूत नींव। तो सिद्धांत का जो महत्व है, कविता को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना, पाठक के काव्य में जो आस्वाद है उसमें सक्रिय भूमिका निभाना, और जो आधुनिक आलोचना की क्या है, मजबूत नींव है। तो रिचर्ड्स ने जो संप्रेषण के माध्यम से बताया है, उनका कहने सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि कविता तभी सफल है जब कवि के भाव पाठक तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। तो वही कविता सफल मानी जाती है जो पाठक को क्या करे, भावनाकुल करे, उसके मन को आनंदित करे। इस प्रकार यह सिद्धांत जो आई.ए. रिसर्च का सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत, वो कवि, कविता और पाठक
तीनों जो हैं त्रिकोण को क्या करता है, संतुलित करता है, तीनों के मनोभाव को संतुलित करता है। तो ये था, इसकी व्याख्या थी। तो साथियों, अब एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आई.ए. रिचर्ड्स किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? ऑप्शन है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या रोमांटिक। तो आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं वो आलोचक माने जाते हैं आधुनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत किस काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो जैसा कि अभी हमने व्याख्या में पढ़ चुके हैं कि रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार कविता मूलतः क्या है? ऑप्शन है अलंकारों की योजना, छंदों का संगठन, भावों का संप्रेषण, कल्पना का विस्तार। तो रिचर्ड्स ने जो कविता की बात कर रखी है वो है भावों का संप्रेषण। तो भावों का क्या, अब एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही क्या रिचर्ड्स एक अच्छी कविता मानते हैं? भावों के माध्यम से पाठक के मन को अच्छी लगे वो कविता को उन्होंने महत्व दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में पहला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है पाठक, भाषा, कवि या प्रभाव। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें पहला तत्व कौन सा है? व्याख्या में हमने अभी पढ़ा था कि जो संप्रेषण के 3 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें अब इसमें पूछा है कि पहला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन है पाठक, भाषा, कवि या प्रभाव। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में पहला तत्व है कवि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार के सिद्धांत में कविता किसके रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन है साधन के रूप में, संदेश, अलंकार या छंद। तो रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है उसमें कविता कार्य करती है एक संदेश के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत में पाठक को क्या माना गया है? तो जो कविता को सुनने वाला है उसे क्या माना गया है? ऑप्शन है निष्क्रिय, दर्शक, सक्रिय सहभागी या आलोचक मात्र। तो संप्रेषण के सिद्धांत में पाठक को एक सक्रिय सहभागी के रूप में माना है, जो कविता को सुन के एक क्या दिखे, सक्रिय सहभागिता दिखाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार कविता का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन है केवल कवि पर, केवल समाज पर, पाठक के मन पर या भाषा पर। तो रिचर्ड्स ने जो संप्रेषण का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कविता का प्रभाव किस पे पड़ता है पूछा है। तो अब पाठक के मन पे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर होगा। तो कविता ऐसी होनी चाहिए जो पाठक के मन को गहराई से छू ले। तो पाठक के मन पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत में कुल कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो संप्रेषण सिद्धांत में कुल 4 तत्वों को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने कविता को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? ऑप्शन है यांत्रिक, धार्मिक, मानसिक या ऐतिहासिक। तो रिचर्ड्स ने जो कविता को प्रक्रिया माना है वो माना है मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है शब्दकोश पे,
छंद पर, संदर्भ पर या अलंकार पर। तो जो शब्द का अर्थ है वो निर्भर करता है संदर्भ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने संदर्भ को क्यों महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन है भाषा सजाने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, छंद निर्धारण के लिए या अलंकार बढ़ाने के लिए। तो रिचर्ड्स ने संदर्भ को महत्वपूर्ण इसलिए माना है, किसके लिए माना है? तो वो है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार कविता किस प्रकार संतुलन उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन है सामाजिक, राजनैतिक, भावात्मक या आर्थिक। तो रिचर्ड्स के अनुसार जो कविता है वो संतुलन उत्पन्न करती है भावात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता पाठक के मानसिक तनाव को क्या करती है? तो ऑप्शन है बढ़ाती है, अनदेखा करती है, शांत करती है या भ्रमित करती है। तो आइए, रिचर्ड्स ने जो हमने संप्रेषण सिद्धांत में बताया है कि कविता पाठक के मन को क्या करती है? शांत करती है। तो कोई पाठक यदि कविता को पढ़ रहा है तो उसका मन क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने काव्यालोचना को किस दृष्टि से देखा है? ऑप्शन है धार्मिक, वैज्ञानिक, पारंपरिक या आध्यात्मिक। तो रिचर्ड्स ने जो काव्यालोचन है उसे देखा है वैज्ञानिक दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण असफल कब माना जाता है? तो ऑप्शन है जब कविता लंबी हो, जब छंद कठिन हो, जब भाव पाठक तक न पहुँचे, जब भाषा सरल हो। तो कह रहे हैं संप्रेषण को कब असफल माना जाता है? तो कब असफल माना जाता है? जब भाव पाठक तक न पहुँच सके। तो जो कविता में कहे गए जो भाव हैं, यदि वो पाठक के मन तक ना पहुँचे गए तो समझना चाहिए कि वो कविता क्या है? असफल है। तो वो संप्रेषण क्या माना गया है? असफल माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के सिद्धांत में भाषा का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है सजावट, भाव वहन, छंद निर्धारण या अलंकार प्रदर्शन। तो रिचर्ड्स ने जो सिद्धांत दिया है उसमें भाषा का कार्य है भाव वहन। तो जो भाव हैं उनका क्या प्रदर्शित करना, उनके माध्यम से भाषा को अच्छा बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कविता में भावों का संतुलन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है सौंदर्य के लिए, समाज सुधार के लिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए, परंपरा निभाने के लिए। तो कविता में जो भावों का संतुलन है वह आवश्यक है प्रभावी संप्रेषण के लिए। तो एक प्रभावशाली संप्रेषण होगा तो उससे क्या होगी? कविता में जो भावों का संतुलन होगा वो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार पाठक की भूमिका कैसी है? तो ऑप्शन है सीमित, गौड़, निर्णायक या निष्क्रिय। तो रिचर्ड्स ने जो बताया है कि पाठक की भूमिका कैसी है तो वह है एक निर्णायक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? तो ऑप्शन है कवि पर, कविता पर, पाठक और प्रभाव पर या छंद पर। तो जो संप्रेषण का सिद्धांत है वो अधिक बल देता है पाठक और प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स का सिद्धांत किस काल की देन है? तो साथियों ये क्वेश्चन एक बार पहले भी टाइप हो चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है, जो रिचर्ड्स का सिद्धांत है वो है आधुनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य रिचर्ड्स के अनुसार क्या है?
तो उन्होंने कविता का अंतिम लक्ष्य क्या माना है? ऑप्शन है यश प्राप्ति, सौंदर्य प्रदर्शन, भावात्मक समन्वय या परंपरा रक्षा। तो कविता का जो अंतिम लक्ष्य है रिचर्ड्स के अनुसार वो है भावनात्मक समन्वय। तो भावनाओं का मिला जुला रूप ही क्या है? कविता का अंतिम लक्ष्य है। भावों को उजागर करना क्या है? कविता का अंतिम लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिचर्ड्स के सिद्धांत में इफेक्ट का अर्थ है। तो इफेक्ट का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है छंद, अलंकार, पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव या कवि की कल्पना। तो रिचर्ड्स के सिद्धांत में इफेक्ट का अर्थ है पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव। तो पाठक पे कैसा प्रभाव पड़ा, उस पे कैसा उसका असर हुआ, इसका इफेक्ट का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण सिद्धांत में कवि क्या करता है? ऑप्शन है भाव छिपाता है, भाव उत्पन्न करता है, भाव संप्रेषित करता है या भाव नष्ट करता है। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत है उसमें कवि अपने भाव को संप्रेषित करता है, इधर अपने भाव को एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिचर्ड्स का सिद्धांत किस त्रिकोण पर आधारित है? तो ऑप्शन है कवि भाषा छंद, कवि कविता पाठक, भाषा अलंकार छंद, समाज इतिहास कवि। तो रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है तीन चीज़ों पे आधारित है, त्रिकोण कहा गया है उसे। तो उसमें आते हैं, सबसे पहले आता है कवि, फिर कविता, फिर पाठक। तो कवि कैसी कविता लिख रहा, कवि आएगा, फिर कैसी कविता उन्होंने लिखी, कविता हो गई, फिर पाठक जो पढ़ रहा है उस पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो ये तीन रिचर्ड्स के सिद्धांत के त्रिकोण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। रिचर्ड्स के अनुसार अच्छी कविता की पहचान क्या है? ऑप्शन है कठिन भाषा, अधिक अलंकार, सफल संप्रेषण या लंबी रचना। तो रिचर्ड्स के अनुसार जो अच्छी कविता है उसकी पहचान है सफल संप्रेषण। तो किसी कविता को पाठक के मन में अच्छे से संप्रेषित कर देना, उसको कविता को दूसरे तक पहुंचा देना, यही क्या है? एक सफल संप्रेषण है। तो रिचर्ड्स ने एक अच्छी कविता की पहचान बताई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लगातार क्लास के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप इसमें हमारी जो मेंबरशिप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।